कितना अच्छा कानून लेकर आई सरकार। 30% से 50% कर दिया। एक ही परिवार में भाई और बहन, पति और पत्नी को आपस में लड़वा दिया। कितना अच्छा है। दोनों बीएड किए हुए हैं, दोनों बीएसटीसी किए हुए हैं। एक बीएड है, एक बीएसटीसी है। दोनों को आपस में लड़वा दिया। एक ही घर में फूट डालने का काम कर दिया। पति चलता है इस संघर्ष में कि हमको हमारा हक छीना गया, 50% नहीं होने देंगे। पत्नी कहती है तेरे क्या दिक्कत है, मैं नौकरी लग जाऊं तो। सही किया। भाई चला आरक्षण विरोध में, आंदोलन में, ट्विटर पर लिख रहा है। बहन कहती है तेरे क्या दिक्कत है, मैं लग रही हूं, तेरे जलन है क्या। एक ही घर में फुट डालने का काम कितना अच्छा किया। युवा लड़के बहुत ज्यादा परेशान हैं और पुरुष रोता नहीं है, पर जब रोता है तो रोम रोम से रोता है। उसकी व्यथा पत्थर में दरार कर सकती है। ये पुरुषों की व्यथा है कल से। नमस्कार। महिलाओं का सशक्तिकरण करने वाली सरकार अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री के पद पर सशक्तिकरण क्यों नहीं करती। ये सवाल तब से उठ रहा है जब राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल सरकार जी ने ट्वीट किया और बताया कि हमने 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तब से युवा सोशल मीडिया पर यह भी लिख रहे हैं कि पुरुषों का दुर्गतिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण। वो कई कटाक्ष व्यंग्य में कस रहे हैं। लेकिन युवा यह भी लिख रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का तो महिला सशक्तिकरण कर दिया, जिससे मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं दिया गया और भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बना दिया। महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही था तो बीजेपी में कितनी महिलाएं विधायक बनकर आई। उन सभी को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और मुख्यमंत्री बना देते तो आत्मनिर्भर भी बन जाती और रोजगार भी बढ़ जाता और महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो जाता। युवा ये भी लिख रहे हैं कि जब अपने कुर्सी पर बात आती है तो महिला सशक्तिकरण करने की बात करने वाली पार्टी भूल जाती है। युवा ये भी लिख रहे हैं कि बीजेपी के संकल्प पत्र में यह था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीछे महिलाओं का लोकसभा और चुनाव उसमें 33% आरक्षण दिया गया। तब कह दिया गया कि आगे भविष्य में लागू करेंगे परिसीमन करके। युवा ये भी पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितनी सांसद महोदया जीत कर आई महिलाएं, उनको सशक्तिकरण कर देते, उनको आत्मनिर्भर बना देते, रोजगार बना देते। 7 महिलाओं को ही मंत्री क्यों बनाया। लगभग 30 महिलाएं बीजेपी की तरफ से जीत कर आई, 30 महिलाओं को मंत्री बना देते और आप महिला सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाने वाले प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आप ना बैठकर महिला को बैठा देते तो कितना अच्छा सशक्तिकरण होता। आप बीजेपी पार्टी से यह भी पूछ रही है जनता कि आप सशक्तिकरण की बात करने वाले, महिलाओं के उत्थान की बात करने वाले, आप आत्मनिर्भर रोजगार बढ़ाने की बात करने वाले भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी की जगह आप वसुंधरा राजे सिंधिया को बढ़ा पद पर बैठा देते तो महिला सशक्तिकरण हो जाता। वो नहीं तो 7 और महिलाएं जीतकर 9 महिलाएं बीजेपी की विधायक बनकर आई, उसमें से मात्र 2 पदों पर महिलाओं को मंत्री बनाया गया। राजस्थान सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली अपने 25 मंत्रियों की लिस्ट में मात्र 2 महिला मंत्री। कितना महिला सशक्तिकरण है, कितना आत्मनिर्भर है, कितना रोजगार। ये बात सोशल मीडिया पर तब पूछ रहे हैं जब सरकार महिला सशक्तिकरण का नाम देकर 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में 30% से बढ़ाकर आरक्षण 50% कर दिया। आज इस वीडियो में इस मुद्दे पर कई पहलू, कई परिप्रेक्ष्य में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, जिसमें मैं बता देता हूं कौन से पहलू होंगे। कानून, संविधान और तमाम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को लेकर भी चर्चा करूंगा। संविधान के अनुच्छेद क्या कहते हैं इसको लेकर भी चर्चा करूंगा।
इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि अब इन लड़कों को क्या करना चाहिए, क्या रास्ते हैं। इस बात पर भी चर्चा करूंगा कि सामान्य और सामाजिक समाज परिवार में क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, क्या हालात हैं वर्तमान में और क्या जरूरत है और किस आधार पर राजस्थान सरकार ने 30% से बढ़ाकर 50% महिला आरक्षण कर दिया। किस आधार पर किया गया? पॉलिसी तो बनाई, कोर्ट में कहेंगे कि हमारी पॉलिसी है, लेकिन पॉलिसी बनाने के आधार क्या थे, किस आधार पर बनाए गए? क्या ये कोर्ट से अवैध घोषित हो सकती है? क्या कोर्ट इसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है? इन तमाम पहलुओं पर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, जरूर पूरा देखना। YouTube पर यह मेरा पहला वीडियो होगा जो इस सरकार की इस पॉलिसी का आलोचना करने वाला वीडियो मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। तमाम पार्टियों के नेता, भाजपा के नेता तमाम गुणगान गाने में लगे हुए, रीट्वीट कर रहे हैं। कुछ वो भी कर रहे हैं रीट्वीट जो पहले बेरोजगारों की बात करते थे और वो नेता बन गए, वो भी समर्थन दिए हुए हैं। अब उन्हीं की सीट पर जहां से आते हैं वहां से महिला सशक्तिकरण के तहत वहां की सीट महिला को दे दी जाए ना, कितना अच्छा होगा बेरोजगार नेताओं का। लेकिन बात इस पर आती है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को सभी जगह शेयर करना ताकि तमाम लोगों के पास ये आवाज पहुंचे। यदि आवाज पहुंचेगी, सभी इस मामले को लेकर जागृत होंगे, तभी मुद्दा उठ पाएगा। क्या करना चाहिए, क्या पहलू, किस प्रकार से आप सभी को सजग होना है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तमाम जो आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं जहां पर भी, वहां शेयर करो ताकि पता चले कि ये कितना बड़ा अन्याय है, किस प्रकार से, किस स्तर पर अन्याय हुआ था, क्या ये रद्द हो सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि तमाम मुद्दों पर इसको लेकर मैं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो में पूरी डिटेल से चर्चा नहीं हो पाएगी, कानूनी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने की जरूरत होगी। फैसलों को लेकर उन पर स्टडी जारी है, तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या कह रहे हैं, किस आधार पर उन पर पहलुओं पर स्टडी जारी है, केस स्टडी जारी है, तो इसलिए उन पर कई वीडियो आएंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले कि क्या अपन कोर्ट से इसको रद्द करवा सकते हैं, क्या पहलुओं पर, और आपको क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को इतना जगह शेयर करें ताकि पूरी आपकी जनता, जो लड़के जितने हैं, वो जाग जाएं। अब 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में 50% महिला आरक्षण तो RAS, IAS, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, सभी जगह 1st ग्रेड 2nd ग्रेड में 50% महिला आरक्षण क्यों नहीं दे रहे, मात्र 3rd ग्रेड में क्यों? ये सवाल युवा पूछ रहा है, इतिहास पूछेगा। आखिर 3rd ग्रेड में ही ऐसा क्या दिखा सरकार को 50% दे रहा है? जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कह दिया कि महिला आरक्षण 30% से ज्यादा नहीं, तो राजस्थान सरकार ने क्यों दिया, किस आधार पर? क्या पता नहीं कि कोर्ट में कितने दिन टिकेगा? क्या भर्ती को पंचवर्षीय योजना बनाना चाहते हैं? पहले एजेंडा चलाया कि एक परीक्षा से होगा, रीट से ही होगा, 2 परीक्षा नहीं, ये तमाम अड़चने आई। जब उसमें ज्यादा समय भर्ती अटकती नहीं दिख रही, तो भर्ती को अटकाने का क्या साधन, एक उपचार ढूंढा है कि भर्ती कैसे अटकेगी कोर्ट में, ताकि उस मंदिर में जाए, 2-3 साल तक वहां रहे, उसके बाद निकल के सिंगल बेंच डबल बेंच मंदिर से होकर के आए, ताकि पंचवर्षीय योजना बना जाए। क्या ये एक साजिश है? क्या इन नियमों के आड़ में इस तरीके से इसी भर्ती को उलझाने के लिए बाकी भर्तियों में क्यों नहीं 50% दिया जा रहा जब इतनी ही चिंता है? ये सवाल तो हमेशा इतिहास पूछेगा। चर्चा करते हैं। अब बात कर लेते हैं कई पहलुओं पर। कुछ पहलुओं पर चर्चा करूंगा जो आपको जानकारी होगी, जो सामान्य सामाजिक मुझे मालूम है, उन मुद्दों पर आपको जानकारी भली भांति होगी। लेकिन कानून और संविधान के फैसलों पर भी चर्चा करूंगा और आपको क्या करना चाहिए इस पर भी चर्चा करूंगा। पहली बात तो क्या करना चाहिए इस पर चर्चा कर लेता हूं, और कानून और संविधान और कुछ और बातें उस पर भी चर्चा कर लेता हूं।
पहली बात तो यह है कि जो तमाम आप हैं अपने पक्ष और विपक्ष दोनों के जो विधायक हैं उनके पास जाएं, वहां से पत्र लिखवाएं और दबाव बनाएं, आंदोलन धरना प्रदर्शन करें, ट्विटर सोशल मीडिया पर सरकार को घेरें, सोशल मीडिया पर ट्रेंड करें, सरकार को घेरें और अच्छे व्यंग्य के साथ घेरें और जो भी विधायक जो भी मंत्री जहां मिलता है उसको ज्ञापन दे और घेरे हैं। ये एक आपको करना होगा। दूसरा होगा कोर्ट का माध्यम। उस पर कब करना है, क्या करना है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा क्योंकि उस पर बहुत स्टडी की जरूरत है। जो प्राथमिक तौर पर यह काम अभी से आपको शुरू कर देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है इस पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वो अधिनियम में संशोधन होकर आएगा, बाद में राजस्थान विधानसभा से वो विधेयक पास होगा, विधेयक पास होने के बाद बनेगा। अभी से आप विधानसभा शुरू होने से पहले और विधानसभा में विधेयक पास होने से पहले सरकार को घेर लें ताकि सरकार बैकफुट पर आ जाए, इसलिए वो मैं बता रहा हूं। कोर्ट केसेस विधेयक पास होने के बाद की बात आती है, जब कानून में संशोधन पास होकर के गजट नोटिफिकेशन पास हो जाता है राज्यपाल की आज्ञा से, तब वो कानून को चैलेंज किया जाता है, पॉलिसी का वो नियम का बात है। लेकिन प्राथमिक तौर पर आपको जो करना है वो मैं बता रहा हूं। कानून और संविधान फैसले पर आने से पहले कुछ सामान्य चीजों पर बात कर लेता हूं। इस आरक्षण पर बात करने से पहले थोड़ा इन राजनीतिक पार्टियों की चर्चा क्यों नहीं करें। मैंने YouTube पर सर्वे करवाया और उस YouTube पर सर्वे में कितने लोगों ने भाग लिया, 178 कमेंट आए और उसके बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब 178 थे, उसके बाद और आए। लगभग उस समय 2100 वोट आए हुए थे। 81% लोगों ने इस सरकार के निर्णय को गलत बताया, 50% लोगों ने सही बताया, वो शायद महिलाएं होंगी, पुरुष भी होंगे पता नहीं। 3% लोग असमंजस की स्थिति में हैं, उनको पता नहीं कि ये सही है या फैसला गलत है। अब इस बात पर चर्चा करने से पहले कानून और संविधान वाले पर थोड़ा सा इन राजनीतिक पार्टियों का चर्चा क्यों ना कर लें जब महिला सशक्तिकरण की बात हो रही। राजस्थान की विधानसभा सीट में टोटल जो वुमेन है, वो जो कैंडिडेट चुनाव जो आपकी लड़ा था, वो 50 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था। 20 बीजेपी महिला, कांग्रेस ने 28। कांग्रेस ने अच्छी महिला सशक्तिकरण दिखाई जहां पर 28 महिलाओं को टिकट दिया, 2 सीट पर निर्दलीय थी और 18 महिलाएं जीती, 9 कांग्रेस की, 9 बीजेपी की, जिसमें दिया कुमारी, अनिता बघेल, मंजू बागमार, शोभा चौहान, दीप्ति किरण महेश्वरी, सिद्धि कुमारी, नौक्सन कुमारी, ये तमाम बीजेपी की थी। एक निर्दलीय प्रियंका चौधरी बाड़मेर से आई थी, वो भी एक बीजेपी से बगावत थी, बाद में बीजेपी को समर्थन में आ गई। राजस्थान सरकार ने 25 मंत्री बनाए, उनमें 2 मंत्री हैं, दिया कुमारी को कैबिनेट मिनिस्टर और मंजू जो है डॉक्टर मंजू, उनको राज्य मंत्री बनाया गया। 25 में से 2 मंत्री बनाए। ये कितना अच्छा महिला सशक्तिकरण है। यदि 25 में से ये जो 9 महिलाएं जीतकर आई थी, 9 की 9 महिलाओं को बना देते, कितना तो अच्छा सशक्तिकरण होता। और इन 9 में से यदि एक को मुख्यमंत्री बना देते तो कितना सशक्तिकरण, बहुत अच्छा शानदार सशक्तिकरण होता और आत्मनिर्भर होता, रोजगार भी बढ़ जाता। 2 ही क्यों बनाई? महिलाओं के हितैषी होती भी सरकार? ये सवाल युवा पूछ रहा है, वो लड़के पूछ रहे हैं जिनका हक छीना गया है कि आप इतने हितैषी हैं, जब अपनी वाली कुर्सी पर बात आती है तो वहां आपको सशक्तिकरण नहीं दिखता। अरे वो कानून 33% वाला जब लागू होगा वो तब देखा जाएगा, जीत के आया उनको तो बना देते जब आप इतने हितैषी थे। क्यों नहीं बना रहे इनको? 9 की 9 को बनाते और एक को मुख्यमंत्री और एक को ही कैबिनेट क्यों? दोनों को कैबिनेट क्यों नहीं? अरे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे थे, सशक्तिकरण नहीं कर रहे थे, 9 को कैबिनेट मिनिस्टर तो बना देते। जब पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है, मंत्री बन सकता है, कैबिनेट राज्य, तो क्या पहली बार की विधायक जीती हुई महिलाएं मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने वाली पार्टी याद आती है, टिकटें तो 20 पर ही दी। इससे अच्छा तो कांग्रेस ने 28 को दे दिया।
महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाए तो सोनिया गांधी सबसे बड़ी कांग्रेस के अंदर लीडर थी, महिला सशक्तिकरण थी, पावर था। बीजेपी में अरे इंदिरा गांधी पावर लीडर थी, महिला सशक्तिकरण में का उदाहरण अच्छा था। बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर बना कोई? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब आ जाते हैं थोड़े केंद्र सरकार की बात पर। बीजेपी में 2019 में लोकसभा में 78 महिलाएं चुनाव जीत कर आई, 2024 में 74 महिलाएं जीत कर आई। 74 में से सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल से महिलाएं जीत कर आई संसद में। 74 में से 30 बीजेपी महिलाएं सांसद हैं। मंत्री कितनी बनी? 7 महिलाएं, 2 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री। महिला सशक्तिकरण कितना अच्छा है। क्या 30 में से 30 को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश करते हुए आत्मनिर्भर और रोजगार बढ़ाते हुए मंत्री नहीं बना सकते थे? 2 को ही कैबिनेट क्यों, 7 को कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं? और अच्छा कितना होता कि बीजेपी पार्टी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण और पाठ पढ़ाती है आत्मनिर्भर रोजगार का, उस प्रधानमंत्री वाली कुर्सी पर महिला सशक्तिकरण के तहत महिला को बैठा दिया जाता। अपनी कुर्सी बड़ी प्यारी लगती है, वहां महिला सशक्त। जब लोकसभा के अंदर राज्यसभा में 33% सीटों में आरक्षण का हुआ तो उसमें कहा गया कि परिसीमन के बाद होगा, जनगणना के बाद परिसीमन किस प्रकार से, चक्रण से। क्या आपने राजस्थान में 30% से 50% महिला आरक्षण दिया? क्या आपने कोई जनगणना सर्वे किया? तुरंत लागू कर दिया। और अपने वाली पर आए तो अपनी 5 साल की सीट अच्छी बनी रहे तब तक बूढ़े होकर के अपन तो मार्गदर्शक वाली मंडली में चले जाएंगे, उसके बाद लागू होगा वो देखा जाएगा। कितना अच्छा है। अपन तो अपनी 5 साल की बचा के रह जाएं, 10 साल से बचा रहे और 5 साल और बचा ले जाए, आगे का आगे देखा जाएगा क्या होगा। अरे महिला सशक्तिकरण 33% का आरक्षण तो पास किया, इतने हितैषी थे तो इन 30 महिलाओं को आपने मंत्री क्यों नहीं बनाया? ये युवा पूछ रहा है, वो लड़के पूछ रहे हैं जिनका आरक्षण 30% से 50% करने से उनका हक छीना गया। वो पूछ रहे हैं कि 30 महिलाओं को कैबिनेट मिनिस्टर और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया, उसमें से एक राज्य मंत्री 7 क्यों दिए गए? जब पहली बार का विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है तो पहली बार का मंत्री बन सकता है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? सरकार तो वैसे भी ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, मंत्री तो एक अपनी राय और बेसिक साइन करते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं। मेरा सवाल किसी पार्टी को कम या ऊंचा दिखाना नहीं, वो पार्टी के नीतिगत निर्णय है कि किसको बनाना है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं जब ये हक छीना गया, युवा तमाम जगह पूछ रहे हैं। ठीक है, उनका पार्टी का निर्णय है, वो इसलिए पूछ रहे हैं कि इतने हितैषी हैं तो ये क्यों नहीं करते। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, क्योंकि आप बड़े हितैषी नजर आ रहे हैं। या तो ये वोट बैंक की राजनीति है। कितनी अच्छी बात है कि एक ही घर में पति पत्नी और भाई और बहन को आपस में लड़वा दिया। भाई विरोध करे तो बहन कहेगी कि तेरे क्या दिक्कत है, मैं नौकरी लग रही हूं तो आरक्षण दे दिया। पति विरोध करेगा, कोई एक दोनों बीएड किए हुए या कोई दोनों बीएसटीसी या एक बीएड एक बीएसटीसी, आंदोलन के लिए निकलेगा, सोशल मीडिया पर लिखता है तो कहता है कि क्या तेरी दिक्कत है रे, मैं लग जाऊंगी तो क्या दिक्कत हुई। लेकिन भाई कहता, पति कहता है तू तो लग जाएगी, लेकिन मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई जो कुंवारा बैठा उसका क्या होगा। सवाल कहीं महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि ये थोड़ी राजनीतिक पार्टियों को लेकर चर्चा कर ली, अब थोड़े सामान्य मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। इस राजनीति वाले पार्टी वाले मुद्दे पर चर्चा तो की ही की, अब थोड़े इस आरक्षण वाले मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से हक छीना गया। पहले महिलाओं को आरक्षण 30% था, उसके बाद अब 50% कर दिया गया। 2 प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल दिया जाता है, वर्टिकल नहीं दिया जाता। पहले 30% महिलाओं का था, 12.5% एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक
और स्पोर्ट्स कोटा शायद 2% और 4% जो विकलांग कैटेगरी और इनका था। अब ये 50% कर दिया गया, महिला 12.5, 2, 4 वो जो है वो रह गया। सबसे बड़ा जो नियम का उल्लंघन तो ये हुआ कि 50% की लिमिट पार हो गई। संविधान का उल्लंघन, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का वोलेशन। पहले भी 30% आरक्षण था तो लगभग 40% महिलाएं चयन होता था। लगभग 40% लोगों का चयन होता था जब एक आंकड़े रफली चेक किए जाते हैं। समाज की अब 50% कर दिया तो लगभग 60% होगा। उस पर भी आऊंगा कि एक्चुअल में बच्चा कितना है, उस पर भी आऊंगा। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड तमाम भर्तियों में 30% है। वहां पर सबसे ज्यादा रीट थर्ड ग्रेड, लेवल 1 और लेवल 2 की भर्तियां सबसे ज्यादा आती हैं। थर्ड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बहुत कम आती हैं, सारों को। इसी पर रीट ही तो सरकार बनाती है, रीट ही बिगाड़ती है, यह सत्य है। सामान्य और सामाजिक स्थितियां को लेकर बात करें, आज समाज की यह स्थिति है कि लड़के बहुत ज्यादा कुंवारे हैं। लिंगानुपात आप जानते हैं, लड़की वाले पूछते हैं जब शादी का माहौल आता है कि लड़का क्या कर रहा है। क्या थर्ड ग्रेड वाली लड़की छोटी सी प्राइवेट नौकरी या छोटा सा बिजनेस प्राइवेट करने वाले से शादी कर लेगी? क्या वो अपना लेवल को लेकर बात नहीं करेगी? और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की कितनी भर्तियां आती हैं सारे जानते हैं। क्या इन कुंवारों को ही मारना चाहते हो, कुंवारे ही रखना चाहते हो क्या? समाज में ये स्थिति है कि बिहार, पता नहीं बंगाल, पता नहीं कहां कहां महाराष्ट्र से शादियां करनी पड़ रही हैं। हकीकत राजनीतिक पार्टियां भी जानती हैं क्या हालात हैं समाज। उसके कई कारण रहे होंगे, उन कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता। जब उस समय 50% दिया जाना था, उस समय दिया गया नहीं, अब दिया जा रहा है जब बहुत कुछ आगे मामला बढ़ चुका है। हर आरक्षण की रिव्यू का समय आ गया, तब आप ये काम कर रहे हो राजनीति, वोट बैंक की राजनीति के लिए। कैसे शादियां होंगी, लड़के क्या करेंगे, डकैती लूटपाट, नौकरी मिलेगी नहीं। क्योंकि प्राइवेट नौकरियों की भी बात करूं तो जो रिसेप्शन पर, काउंटर पर, हेल्प डेस्क में, वहां पर लगभग टेली कॉलर में लड़कियों को ही प्रायोरिटी दी जाती है, लड़कियों को ही बैठाया जाता है। चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट देख लो या प्राइवेट कंपनियां देख लो, जो रिसेप्शन पर, काउंटर पर, हेल्प डेस्क, टेलीकॉलर में, वहां पर सारी महिलाएं मिलेंगी। यहां तक एचआर और जो होता है उसके लिए भी महिलाओं को ही दिया जाता है, वरीयता कोशिश की जाती है। जब प्राइवेट नौकरियों में भी ये हालात और सरकार ने भी ये कर दिया तो लड़के जाएंगे क्या? तलाक के क्या हालात हैं? थर्ड ग्रेड वाली क्या छोटे से बिजनेस करने वाले या प्राइवेट नौकरी करने वाले से शादी कर लेगी? लेवल, क्या समाज में एक असमानता वाली स्थिति नहीं पैदा होगी? एक बहुत बड़ा विकट समस्या पैदा नहीं हो जाएगी आने वाले भविष्य में? सम्मान की बात, मैं महिला विरोधी नहीं हूं, 30% आरक्षण का सपोर्ट करता हूं, सही बात है। लेकिन कुछ जो समस्याएं हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये हक है लड़कों का, इतना भी उसका विरोध करते हैं नहीं। यदि 50% देंगे आप, मैं इस कुंवारे, शादियां, सामाजिक क्या पहलू, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या हालात हैं, भली भांति जानते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में चर्चा करते उस पर डिटेल से चर्चा करना नहीं चाहता। वो भली भांति मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, उन गरीब परिवारों पर क्या हालात गुजर रही है आप भली भांति जानते हैं। तो इसलिए आजकल क्या कंडीशन बनी हुई है वो सभी जानते हैं, समाज की सामाजिक स्थितियां। 50% आरक्षण देने से वहां पर क्या होगा कि लगभग 60% लोगों का चयन होगा महिलाओं का, क्योंकि सामान्य जो सीटें होती हैं पुरुष वाली, वहां पर भी वो जा सकती हैं। 60% वो ले लिया, 12.5% एक्स सर्विसमैन, 2-4 वो करके लगभग 80% हॉरिजॉन्टल आरक्षण हो से महिला ये आपका हो जाएगा सिलेक्शन। तो जो बेरोजगार जो आपके पुरुष हैं, लड़के हैं, उनको 20% क्या मिला? सपोज कीजिए कि एक आपका
1000 सीटें आई, जिसमें 500 सीटें तो इन्होंने महिलाओं को दे दी। 12.5% के हिसाब से 125 सीटें आपकी उनके लिए हो गई, एक्स सर्विसमैन के लिए। 20 सीटें आपकी जो भी लगभग स्पोर्ट्स कोटा की, और पीडब्ल्यूडी की आपकी जो आपकी 40 विकलांग कोटा है, लगभग 700 सीटें हो गई। और थोड़ी बहुत जो सामान्य वाली सीटों पर महिलाएं और चली जाएंगी, तो ऐसे करके लगभग 800 सीटें जब हॉरिजॉन्टल वाले से पूरी हो जाएंगी, तो जो फ्रेश बेरोजगार जो लड़के हैं उनको क्या मिलेगा? 200 सीट नहीं मिल पाएंगी। कितना बड़ी समस्या पैदा होगी। 200 सीटें भी पुरुषों को नहीं मिल पाएंगी। क्या हालात बन जाएंगे 1000 में। ये उदाहरण मैं पेश करता हूं आपको, बिहार की एक आरटीआई जो सामने आई, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उस आरटीआई में बिहार वाली में क्या है कि लगभग एक जिले की भर्ती का कुछ ऐसा आंकड़ा आया, जिसमें 1485 तो महिला लगी, 159 पुरुष लगे। बिहार के अंदर ये 50% वाला कर दिया था। ये हालात वहां बन गए। ये कहां बने? और जब यह हालात होंगे तो क्या हालात होंगे? दूसरे कुछ और मुद्दे हैं, उन पर भी चर्चा कर लेता हूं। महिलाओं को मातृत्व आकाश मिलता है, उसका सपोर्ट करता हूं, सही है। दूसरा, जो बीएलओ, जनगणना, तमाम जो ड्यूटी और एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, ज्यादातर पुरुषों की लगती है। ज्यादातर की बात कर रहा हूं। जब इसमें 50% ये हो जाएंगे और 60% महिलाएं लग जाएंगी, 40% बचेंगे, उसके अंदर क्या हालात होंगे? सारा पुरुषों पर भार नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा ड्यूटी वाला। मैं कुछ अपवाद स्थिति को लेकर, सपोज कीजिए कि एक स्कूल में 10 सीट है और उसमें से 1-2 सीट खाली है और 6 सीटों पर महिलाएं हैं, 2-3 पुरुष हैं। मातृत्व आकाश पर 2-3 महिलाएं, 4 महिलाएं चली जाएंगी, तो उस स्कूल की क्या? मैं उसका सपोर्ट करता हूं, विरोध नहीं करता, वो नियम सही है। बैलेंस होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। यदि ये आरक्षण स्पेशल जो लड़कियों के लिए स्कूल खोली जाती है वहां पर देती सरकार, तो मान लेते उन स्कूलों के लिए पर्टिकुलर, लेकिन पूरे लार्जर के लिए 50% देना गलत है। अब जो बात आती है, आप भी जो वीडियो देख रहे हैं उनसे सवाल है, आप स्कूल में पढ़े हैं, गवर्नमेंट में पढ़े, राजकीय में पढ़े, सरकारी में पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, आपको मैडम ज्यादा अच्छी पढ़ाती थी या गुरुजी अच्छे पढ़ाते थे, मास्टर जी अच्छे पढ़ाते थे? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और आज भी जो पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं स्कूलों के अंदर, क्या पुरुष जो टीचर हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते? उनकी ड्यूटी में कमी है। लेकिन खैर, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं मुझे इस बात को लेकर के क्या आपकी राय है। अब जो बात आती है, कुछ और बात कर लेता हूं एजुकेशन को लेकर भी, उस पर बात करनी जरूरी है। मैं कानूनी रूप पर बाद में आऊंगा। पहले ये 50% वाली आरक्षण की पॉलिसी पर बात करने से पहले मैं कुछ बात कर लेता हूं। मेडिकल एजुकेशन, आत्मनिर्भर, सशक्तिकरण और रोजगार की बात करी, इसलिए बात कर लेता हूं। मेडिकल एजुकेशन में एएनएम 100% किसकी है? महिलाओं के लिए। जीएनएम में मोस्टली महिलाएं लगती हैं, मोस्टली। बीएससी नर्सिंग में 80% महिलाएं, सरकार का नियम, 20% पुरुष। टेक्निकल एजुकेशन में कंप्यूटर साइंस का फील्ड देखें, जिसमें सूचना सहायक जैसी कई भर्तियां हैं, कोई और भी है, वहां पर ज्यादातर महिलाएं मिलेंगी, लड़कियां मिलेंगी कंप्यूटर साइंस। बाकी इंजीनियरिंग के ब्रांचेस में पुरुष ज्यादा मिलेंगे, लेकिन कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में महिलाएं मिलती हैं। जनरल एजुकेशन में देखा जाए तो महिलाएं। तो इनका रोजगार कहां कम है? जब आप रीट की भर्तियों का आंकलन करेंगे तो लगभग 40%, 35-40% महिलाओं का सिलेक्शन वहां हो रहा है। बाकी फील्ड में मेडिकल के अंदर भी उनका हो रहा है, तो सम्मान का दर्जा मिल तो रहा लगभग। अब दूसरी, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार को बेस्ट एजुकेशन, कॉलेज, फ्री एजुकेशन, स्कॉलरशिप, बीएसटीसी, बीएड की फीस नहीं, बिल्कुल फ्री में, सब कुछ फ्री में, तब वो उत्थान होता, आगे बढ़ जाते,
अपने आप बाद में कंपटीशन में सबको नौकरी मिल जाती, बराबरी का दर्जा, कंपटीशन फाइट हो जाता। वाई गवर्नमेंट बीएसटीसी बीएड की फीस लेती है, बीटेक, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, बीएसटीसी बीएड, तमाम कोर्सेज लड़कियों के लिए फ्री कर दो। कौन बोल रहा है? और ऊपर से उनको पैसे और दो, 5-5 हजार रुपए महीने के। महिला सशक्तिकरण होगा, कंपटीशन में फाइट होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, एजुकेशन की सिस्टम की गवर्नेंस अच्छी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होगा, सारी चीजें अच्छी होंगी। कितना अच्छा काम होगा। क्यों नहीं करते हैं? फीस क्यों लेते हैं? अब बात आती है कि 50% आरक्षण पर सरकार बोलेगी कि हमारी पॉलिसी है। संविधान के आर्टिकल पर आने से पहले पॉलिसी को लेकर मैं कुछ जो लोग देख रहे हैं, जो इसके जानकार हैं आरटीआई के, उनको कहूंगा कि अभी जब ये कानून बन जाए और तब आप पंचायती राज डिपार्टमेंट में और मुख्यमंत्री ऑफिस में और ये मांगे कि जो आपने अनुमोदन किया उसके लिए मीटिंग की नोट शीट, कैबिनेट मिनिस्टर या सीएमओ में जो मीटिंग हुई इस अनुमोदन के लिए, प्रस्ताव की मंजूरी के लिए, मीटिंग की नोट शीट आरटीआई में मिल सकती है। तो मीटिंग की नोट शीट, क्या क्या मीटिंग में नोट किया गया, उसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूर करने के लिए क्या एक संकल्प पत्र वादा था या कुछ और था। पंचायती राज डिपार्टमेंट जब अधिनियम संशोधन करके विधेयक बन जाए, जब लागू हो जाए, तब उस प्रस्ताव के पॉलिसी के लिए, बेसिक पॉलिसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, अनलॉफुल ठहराने के लिए कुछ आधार होते हैं कि किस आधार पर पॉलिसी बनाई गई, आपने कैसे बनाई। क्या आपने कमेटी गठित करी? क्या आपने सर्वे किया? क्या आपने आंकड़ों का एनालिसिस, विश्लेषण किया पिछले साल की हुई भर्तियों में कि जहां पर महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो? क्या इसका विश्लेषण किया? क्या आपने कोई कमेटी या सर्वे किया कि क्या है? किस आधार पर अनुमोदन किया? क्या मात्र संकल्प पत्र के आधार पर अनुमोदन कर दिया? क्या आपने जनगणना की? महिला और पुरुष की संख्या कितनी, बीएसटीसी बीएड कितने वे महिला हैं, कितने पुरुष हैं, और कितनी जनगणना है, किस कोर्स में कितने किए हुए, उन भर्तियों में वहां पर किसका कितना प्रतिनिधित्व, इस बात की चर्चा की। यह है लिंगानुपात रेशियो के और उनकी संख्या के आधार पर कितने लोगों को किस भर्ती में नौकरी, रीट में कितनी नौकरी मिल रही है, कट ऑफ क्या रहती है, इसका विश्लेषण किया। क्या सीटें खाली रह रही थी? क्या कट ऑफ अच्छी रह रही है? तो बाद में क्या दिक्कत है? कितने फॉर्म आते हैं, कितने सिलेक्ट हैं, ये तमाम आंकड़े होते हैं। सर्वे, कमेटी, ओपिनियन, रिपोर्ट गठित, तमाम जगह ये आंकलन होने के आधार पर आप पॉलिसी डिसीजन बनाते। किसी से मुंह से निकला 30 से 50 करना है, 5 साल बाद 50 से 80 करना है, कुछ भी कर लोगे। महिला सशक्तिकरण, एएनएम, जीएनएम, एएनएम में पूरा वो लग रहा है। और राजस्थान में कितनी महिलाएं एएनएम की नौकरी कर रही है? मेडिकल के अंदर सबसे ज्यादा स्टाफ मिलेगा आपको, महिलाओं का मिलेगा। वो सशक्तिकरण नहीं हो रहा। कोई तो फील्ड रखना पड़े। और 30% तो दे रहे हैं ना हर फील्ड में। सवाल वहीं अटकता है, अपने 25 मंत्रियों में क्यों नहीं देते? अरे कुछ पुरुष तो बच्चे, उनका इस्तीफा दिलवा करके वहां पर महिलाओं को वापस चुनाव करवा करके पूरी 25 की 25 महिलाएं विधानसभा में मंत्री और मुख्यमंत्री बना करके बीजेपी पार्टी पेश करे ना कि महिला सशक्तिकरण। वहां नहीं, अपने वाली कुर्सी पर लात कोई नहीं मारता है, ये बात सत्य है। अब बात आती है कानून पर लेकर के। अब आर्टिकल को लेकर के और फैसलों को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। ये तो आपकी सामान्य चीजें आपको, क्योंकि मोस्टली लोग जानते हैं कि 50% करने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या क्या होता है। वर्टिकल तो दे नहीं सकते, क्योंकि वर्टिकल जो जनरल आपका ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण होता है वो आपका 50% से ऊपर नहीं जा सकता, वो आपका वो हो गया। अब जो आपका हॉरिजॉन्टल दिया जाता है, जो आपका वुमेन है, स्पोर्ट्स है, ये तमाम जो आरक्षण सर्विस मैन, ये हॉरिजॉन्टल दिए, इसकी भी लिमिट होती है। ये एक कोटा होता है किसी कैटेगरी का। ये
रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो इसका भी एक 50% वाला आंकड़ा छू गया। अब बात आते हैं संवैधानिक मामलों पर। भारत के संविधान के 3 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, आर्टिकल 14, 15 और 16। अनुच्छेद 14, 15 और 16, इन 3 अनुच्छेदों को लेकर लड़ाई कोर्ट में चलती है जब भी आरक्षण का मामला उठता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, आपके स्क्रीन पर है, आप तमाम राजनीति पढ़ने वाले आप गूगल या किताबों में पढ़ना, और शॉर्ट में आपको दिखा रहा। मौलिक अधिकार का वर्णन करता है संविधान के भाग 3 में, जिसमें समानता का अधिकार को बात मुख्य तौर पर इक्विटी को लेकर आर्टिकल 14 है, वो अपना एक पूरा प्रावधान देता है, जिसमें कानून के समक्ष समानता, कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी सरकार की, सबके साथ इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको इक्वली प्रोटेक्शन मिलेगी, वो तमाम बातें होती हैं। उस आर्टिकल 14 में ये जब बात आ जाती है अनुच्छेद 14 के बाद, मैंने बात क्यों करी अनुच्छेद 14 की, वो मैं बात करूंगा। जब अनुच्छेद 15 पढ़े तो अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध को लेकर चर्चा करता है, जिसमें अनुच्छेद 15 का पहला क्लोज ये कहता है कि इन जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश के आधार पर आप भेदभाव नहीं करोगे। तो अब लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, पहले का वायलेशन तो हो रहा है, आर्टिकल 15(1) का तो वायलेशन हो रहा है, आप लिंग के आधार पर वायलेशन कर रहे हैं। लेकिन कानून बनाए हुए इसी तरीके से संशोधन करके तमाम प्रोविजन डाल दिए जाते हैं, और ये डाला गया 15 के 3 में डाल दिया गया कि राज्य सरकार महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन, कोई कानून कुछ भी बना सकती है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन राज्य सरकार को पावर दे दी। जब किसी राज्य सरकार ने आरक्षण दिया तो मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाते ही कहा कि सर 15(3) में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आरक्षण दे सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन लो कानून के लिए है, तो इसमें तो भाई उनको आरक्षण का कहाँ लिखा है, आप उनकी फीस में छूट दे दिया, उनको ये कर दिया, वो सारी चीजें चलती हैं, आप उनको महिलाओं को राशि दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, गैस कनेक्शन, वो तमाम स्पेशल प्रोविजन हो गया कि गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम पर बनेगा, महिलाओं को ये राशि मिलेगी, महिलाओं को ये, वो मानते हैं। लेकिन ये कैसे? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी ब्रॉड व्याख्या है, इसमें आरक्षण भी आता है। बात हुई इतनी। अब आता है आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। मैं फैसले पर आऊंगा, ये मैं एक सामान्य जानकारी, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा तो मैं आने वाली वीडियो में करूंगा। सार्वजनिक रोजगार, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामलों में समानता होनी चाहिए। अब इसका मतलब समानता की बात आए तो आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है और आर्टिकल 14 क्या कहता है? आप समानता की, रोजगार में समानता, तो आप मतलब लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यदि आप लिंग के आधार पर आरक्षण देते हैं तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 के 1 क्लोज का वायलेशन हो रहा है। लेकिन आर्टिकल 15 का 3 कहता है दे दो। अब आर्टिकल अनुच्छेद 16 के 1 में कहता है कि राज्य के अधीन जो भी रोजगार नियुक्तियां नागरिकों को समान अवसर की मिलेंगी। इसीलिए तो कह रहा हूं 16(1) का वायलेशन होता है, 15(3) में आरक्षण दिया जाए तो। 2 में यह भी कहता है, आर्टिकल 16(2) में यह भी कहता है कि केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास, इनमें से किसी के आधार पर आप किसी को अपात्र या भेदभाव नहीं कर पाओगे। तभी तो वो दिक्कत आती है कि हर राज्य के मूल निवासी को नौकरी मिलेगी, बाहरी राज्यों को नहीं। वहां पर ये जन्म स्थान वाला प्रॉब्लम आता है। इसलिए वहां पर ये भाषा का लगा देते हैं कि आपका मलयालम में, गुजराती में, उसमें ही आपकी वो आनी चाहिए, 10वीं में वो भाषा होनी चाहिए, तो वो निकाल दिया है कानून के बीच में। नहीं तो ये इसीलिए तो होता है, बिहार के अंदर दिया बाहरी राज्यों को, लेकिन ये आर्टिकल 16 और ये 15 वाला बीच में समस्या पैदा कर रहा था, वायलेशन हो रहा था, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था।
अब भाषा राजस्थान की राजस्थानी भाषा है नहीं, कानूनी दर्जा है नहीं, बिहार को है नहीं, हिंदी भाषा ही है, यूपी है, तब यहाँ पर बाहरी राज्यों वाला नहीं, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, वहां बाहरी राज्य भाषा के नाम पर वो हो जाता है। अब बात आए आर्टिकल 16 का जो चौथा प्रोविजन है वो आरक्षण को लेकर बात करता है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी को लेकर के उसमें आरक्षण का प्रावधान है। अब इसमें बात यह आती है कि आर्टिकल 15(3) में महिलाओं के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या कर दी, लेकिन 15 आर्टिकल 15(1) और 16(1) का वायलेशन होता है इक्विटी का, रोजगार समानता का, लिंग भेद के आधार पर। अब ये सर्टेन कुछ प्रोविजन आ जाते हैं, निषेध आ जाते हैं, तो ये मामले सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट में भी गए। तब ये आया कि आप वर्टिकल, जब ये वॉयलेशन वाली बात आई तो उसमें आ गया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट आ गए कि 50% से ज्यादा तो आरक्षण आप दे ही नहीं सकते। ये इसलिए बताया कि वर्टिकल आरक्षण का जो प्रावधान था महिलाओं का इसलिए कटा, 50% से ज्यादा दे नहीं सकते, स्पेशल प्रोविजन ले 16(4) में पिछड़ों को दिया हुआ, महिलाओं के लिए 15(3) में तो आप वो नहीं दे सकते। 50% से ज्यादा नहीं दे सकते तो वो आपको हॉरिजॉन्टल के अंदर ले आए, क्योंकि कोटा आप किसी कैटेगरी के अंदर दे सकते हैं, स्पेशल प्रोविजन वैसे नहीं दे सकते, तो ये हॉरिजॉन्टल वाला आ गया। अब ये हॉरिजॉन्टल वाले के अंदर 50% की सीमा की ज्यादा वायलेशन हो रहा है, तो सबसे बड़ा तो यही। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपने पीएससी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में डिप्टी कलेक्टर और उसमें भर्ती का मामला था, जिसमें उन्होंने 30% से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये फैसला दिया। और भी तमाम जजमेंट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, और छत्तीसगढ़ वाले हाई कोर्ट के फैसले को भी डिटेल से चर्चा करूंगा, तमाम क्या क्या प्रावधान है उसको लेकर चर्चा करूंगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि पॉलिसी किस आधार पर बनी है, जो सरकार कोर्ट में कहेगी कि हमारी पॉलिसी है महिला सशक्तिकरण, रोजगार उत्थान और उसके लिए आत्मनिर्भर के लिए, ये 3 कारण बताएगी, लेकिन उसके आधार क्या है, क्या किस आधार पर बनाया आपने, मुंह से आया आपके तो मुंह से कुछ भी निकल जाएगा। तो एक ग्राउंड होना जरूरी है, फैक्ट होना जरूरी है कि किस आधार पर पॉलिसी बनाएगी, उसके डेटा के लिए मैं भी काम करूंगा, आरटीआई से जितना होगा निकालूंगा। दूसरा जो बात आती है कि अनुच्छेदों को लेकर के इसमें कई सारे प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, 15 और 16 पर अलग अलग फैसलों में अलग अलग व्याख्या की। ये मैंने एक सामान्य प्रावधान बताए, अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से प्रावधान किए और अलग अलग तरीके से फिक्स किया हुआ है। तो सबसे बड़ा जो 50% की सीमा वाला पार है, उस पर सबसे बड़ी बहस होगी कोर्ट में, क्या हॉरिजॉन्टल आरक्षण 50% से ज्यादा दिया जा सकता है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि छात्र जीतेंगे, इस पर आएगा कि नहीं दिया जा सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है तो उसमें कई प्रावधान नोट किए गए हैं, जिसमें 50% वाला भी उसमें प्रावधान को कंसीडर किया गया है। ये तो एक है ही है, लेकिन पॉलिसी बनाने को भी, पॉलिसी को भी गलत ठहराने के लिए कई पहलुओं से होगा। ये तो लड़ाई होगी लास्ट की, लेकिन उससे पहले जब विधेयक आया उससे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए, उस तरीके से आपको करना होगा। और जो भी आपको आंकड़े जिस जिले से मिले, पीछे की भर्तियों का आंकड़े, कितने महिला टीचर लगी, कितने पुरुष लगे, वो आंकड़े जरूर रखें। कितने टोटल आवेदन आए उस भर्ती में टोटल महिलाएं कितने आवेदन आए, कितने टोटल पुरुष के आए, कितने सेलेक्ट हुए, वो आंकड़ा एक उस समय यदि सरकार नहीं झुकेगी तो कोर्ट के समय वो मजबूत होगा कि ये सर्वे रिपोर्ट इनके पास नहीं है, हम बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत महिलाएं लग रही हैं, तो बाद में क्या जरूरत है। यदि वैसे भी मैं बात करूं तो कहा जाता है कि आज के समय में बराबर का दर्जा है पुरुष और महिला को, लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा। बहुत समय था, आज से हाँ कुछ जगह समस्याएं हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह अब वाली पीढ़ी के अंदर बहुत सारी मिट चुकी है और लोग एजुकेटेड, बहुत सारी चीजें बढ़ रही हैं। अब वो वाली समस्याएं नहीं है, जब देना था तब दिया नहीं, जब नहीं देना तब दे रहे हैं। हम किसी महिला के आरक्षण के विरोध नहीं है, 30% का हम समर्थन करते हैं। और हो सकता है कि आप मेरे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं,
लेकिन मैंने एक अपना ओपिनियन रखा है जिसमें एक तमाम लाखों लड़कों का एक दुख और दर्द है। कानून भी इस बात को अनुमति नहीं देता है। जब आर्टिकल 14, 15, 16 को पढ़ेंगे, और उसकी भी लिमिट इसीलिए तय की गई है। आज राजस्थान सरकार ने 50% किया है, आने वाले भविष्य में कोई सरकार इसको 80% कर देगी। यदि कोर्ट इसमें 50% की सीमा पर कोई निर्णय नहीं करेगी तो बाद में ये 100% भी चला जाएगा। और उस 100% की सीमा में बिहार के एक टेली कॉलर की कोई भर्ती थी बीएसएनएल की, उसके अंदर 100% महिला को आरक्षण देकर के महिला ही लगेंगी। वो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट तक, वहां पर डिनाई किया गया 100% महिला। और इसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का भी फैसला है कि 100%, क्योंकि आज 50% की आने वाले भविष्य में 80 और 100 चला जाएगा। यदि इस लिमिट पर चर्चा नहीं हुई संवैधानिक तौर पर, इस पर एक बेंच में बहुत बड़ी बेंच भी गठित हो सकती है, संवैधानिक बेंच भी। कोर्ट में जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट भी 3 जजों की बेंच, लार्जर बेंच भी गठित कर सकता है। 2 जजों की बेंच में भी संवैधानिक फैसले तय हो सकते हैं कि ये प्रश्न बड़ा प्रश्न होगा जिस पर चर्चा होगी कि क्या ये 50% की सीमा हॉरिजॉन्टल आरक्षण में पार कर सकते हैं। अरे ये कुंवारे ही मरे जाएंगे क्या? उन बूढ़े माँ बापों को कुंवारों का क्या होगा? इस रिट के अंदर 30% दे रखा है, 40% के समथिंग लड़कियों का चयन हो रहा है। अरे बीएसटीसी सबसे ज्यादा लड़कियां कर रही हैं। जो लेवल 2 के अंदर बीएड के हुए लड़के ना, उनका सबसे बड़ा कुठारघात होगा और सबसे ज्यादा भर्ती इसी की आती है। लड़का आज के समय में नौकरी बहुत बड़ी समस्या है। जब तलाक होता है तो जो दहेज का कानून बनाया गया है वो सही है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है और तुरंत कंट्रोल किया जाता है। घरेलू हिंसा होती है लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। ये महिलाएं पीछे क्यों रही? इसका सरकार की गवर्नेंस फेलियर है। क्योंकि जब जब ऐसी घटनाएं दहेज की और घरेलू हिंसा की होती हैं, तब सरकारें वो सिस्टम में बैठे जहां शिकायत करती हैं वो पुलिस, और वो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती? सालों साल केस क्यों चलते हैं? जिसकी वजह से ये पिछड़ता हुआ मामला वो तानाशाही बढ़ते हुए। यदि सरकार की पॉलिसियां सही समय पर लागू की हुई होती तो ये समस्या, और आज हुई है तभी तो जाकर के आज इस स्थिति पर इतना सुधार हुआ है कि आज बहुत कुछ सुधार हो चुका है। लेकिन महिला 3rd ग्रेड लग गई, पुरुष लग नहीं पाएंगे, नए के बराबर लगेंगे, शादियां होंगी नहीं, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करेंगे बाद में, और वो शादियां हो जाएंगी। भाइयों, बर्तन माजना, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, बुहारी पोछे, झाड़ू सीख लो, गोबर थपेड़ी थेपड़ी कंडे बनाना, वो सारे काम सीख लो, दूध निकालना, गाय भैंस, और करोगे भी क्या? बचेगा ही नहीं। यही तो 50-50 हजार की भर्तियां आती हैं, इसी में तो कुछ बनता है इनका।